Assalamu alaikum students. Today we are going to continue reading chapter number 6. So open up page number 48 of your books. पेज नंबर 48 पे आपके पास सेल के बारे में ही वंस अगेन आपके पास इंफॉर्मेशन है सेल्स के बारे में, उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं और फार्मूला के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. डेटा इंसर्टेड इन अ सेल इज़ कॉल्ड सेल एंट्री. हम सेल के अंदर जो भी डेटा एंटर करते हैं, अब डेटा हमारा क्या होता है, नंबर्स या वर्ड्स या फॉर्मूलाज वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है. तो डेटा जो हम इंसर्ट करते हैं या एंटर करते हैं सेल के अंदर, उसे हम कहते हैं सेल एंट्री. अ सेल एंट्री में कंसिस्ट ऑफ डेटा सच एज वर्ड्स, नंबर्स और फॉर्मूलाज. सेल एंट्री यानी कि सेल के अंदर एंटर किया हुआ डेटा क्या हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं और फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं. सो टाइटल्स, कॉलम्स एंड रो हेडिंग्स आर रेफर टू एज लेबल्स. इसके अलावा जो हम अपने चार्ट्स के अंदर टाइटल्स वगैरह ऐड कर देते हैं, या फिर जो हमारे पास स्प्रेडशीट के अंदर ऑलरेडी गिवन कॉलम के नाम होते हैं ABC की फॉर्म में और रो के नंबर होते हैं 1 2 3 की फॉर्म में, इनको हम क्या कहते हैं, इनको लेबल्स कहते हैं. सो नंबर्स एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड वैल्यूज़. अब पहले तो हमने वर्ड्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में कहा कि ये है सेल एंट्री. अब उसमें जो स्पेसिफिक जो नंबर्स हैं, नंबर्स की सिर्फ बात हो रही है, नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वैल्यूज़ कहते हैं. और वैल्यूज़ आर यूज फॉर कैलकुलेशन. और वेरी ऑब्वियस है इसमें कि वैल्यूज़ जो हैं, जो नंबर्स हैं, उसका पर्पज़ यही होता है कि हम उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. दे आर ऑलवेज अलाइंड टू द राइट एज ऑफ द सेल. अलाइंड का मतलब कि किस साइड पे लिखे जाते हैं, किस साइड पे लिखे जाते हैं, राइट एज पे. कि अगर एक ये सेल है आपके पास, रफली यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ करती हूँ, तो सेल में नंबर कहाँ पे लिखा जाएगा, इसके राइट साइड पे. और राइट साइड यानी कि जैसे अगर मैंने 2 लिखना है तो वो यहाँ पे इस साइड पे लिखा जाएगा. टेक्स्ट इज अलाइंड टू द लेफ्ट एज ऑफ द सेल. और अगर इस सेल के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना हो, लाइक अगर मैंने F लिखना है या T लिखना है, तो वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा. ऑलराइट. Instead of entering number and text in each cell, we can apply formula for a range of entries. इसके बारे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बजाय ये कि हम हर एक सेल के अंदर अलग-अलग जाके अपना टेक्स्ट लिखें या अपने नंबर्स लिखें, हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला बना सकते हैं उसके लिए, या फॉर्मूला ऑलरेडी जो बना होता है वो उसको एंटर कर सकते हैं. वो किस तरह से, वी कैन चूज द फॉर्मूला वी नीड फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप और द फॉर्मूला टैब. फॉर्मूलाज हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट के अंदर गिवन होते हैं, जो कि आप इसके किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स से कि आपके पास रिजल्ट आया है, आपका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया है, उसमें आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं. आप क्या करेंगे, एक आपके पास कॉलम है, उसके अंदर आप लिख लेंगे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, वट एवर योर सब्जेक्ट्स आर. और उसी के अगेंस्ट उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में आप सारे के सारे अपने मार्क्स लिख लेंगे कि मेरे इंग्लिश में 50 में से 40 मार्क्स आए हैं, उर्दू में मेरे पास 43 मार्क्स आए हैं, मैथ में मेरे 49 आए हैं, या जो भी आपके पास मार्क्स होंगे वो आप लिख लेंगे. और उसके बाद आपको टोटल चाहिए मार्क्स के बिल्कुल लास्ट पे. तो आप क्या करेंगे, टोटल के बिल्कुल सामने ऊपर जितने भी आपके पास कॉलम्स रहे होंगे, उन कॉलम्स के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि होगा एडिशन का फॉर्मूला, क्योंकि हमने तो नंबर ऐड करने ना, हमें टोटल मार्क्स चाहिए. सो एडिशन का फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर देंगे. ऑलराइट. सो फॉर्मूला परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम अदर सेल्स. फॉर्मूला किस तरह से काम करता है, कैलकुलेशन किस तरह से करता है, दूसरे सेल्स के अंदर से वैल्यूज़ को कलेक्ट करके. जिस तरह से यहाँ पे अभी हम अपनी एग्जांपल की बात कर रहे हैं मार्क्स की, तो आपके पास मार्क्स जो हैं वो हो सकता है B3 में, B4, B5, B6, B7 इस तरह सेल्स में लिखे हों, और आप उसका टोटल फाइंड कर रहे हैं B8 सेल में. सो फॉर्मूला आपने B8 में लगाया, लेकिन आपके पास जो कलेक्शन की है उसने सेल ने वैल्यूज़ की कलेक्शन वो कहाँ से स्टार्ट की है, B3 से B7 तक. ऑलराइट. सो next is when a formula is entered into a cell, it must begin with the equal sign. जब आप कोई भी फॉर्मूला पुट करते हैं किसी भी सेल के अंदर,
तो फॉर्मूला को हमेशा आपने इक्वल का पहले साइन डालना है और उसके बाद आपने सेल्स के नंबर और उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन उस पर प्रोसीड करना है वो लिखते हैं। जिस तरह से टू ऐड द वैल्यूज इन द सेल B2 एंड B3 वी इंसर्ट द फॉर्मूला दिस। अगर हमारे पास B2 और B3 के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और उसको हम ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे। लेट्स से कि हमने B5 में इसका B4 में इसको ऐड करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे, B4 के अंदर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि उसको एक एक्टिव सेल बनाएंगे और उसके अंदर हम फॉर्मूला किस तरह से इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे, फिर हम लिखेंगे B2, फिर ऐड का साइन लिखेंगे और फिर लिखेंगे B3 और एंटर कर देंगे। उससे होगा ये कि आपके पास B2 और B3 में जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो आपके पास खुद ही ऐड होके B4 के अंदर आ जाएगी। When a value in a cell is changed, the spreadsheet program automatically recalculates the other values. अब क्या है कि आपके पास आपको याद है कि अच्छा B2 में मुझे ये नहीं दूसरी वैल्यू लिखनी थी, कोई मैंने 15 लिखा था तो मैंने 15 ही मैं 18 लिखना चाह रही हूँ। सो क्या होगा कि आप जब B2 के अंदर 15 की जगह 18 पुट करेंगे या कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास जहाँ पे आपने जिस सेल में फॉर्मूला लगाया यानी कि जहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वैसा नहीं है कि आपने पहले B2 में जो लिखा था और B3 में लिखा था उसको ऐड किया, आंसर आ गया, अब आपने वैल्यू चेंज की तो आपको आंसर भी चेंज दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपने एक दफ़ा फॉर्मूला पुट कर दिया तो उसके बाद ही स्प्रेडशीट का काम है और उस फॉर्मूला का काम है कि उसने आंसर को खुद ही से रिकैलकुलेट करके मॉडिफाई कर देना। इसी पेज पे आपके पास पेज नंबर 48 पे ही एक एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, हाउ कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम मार्च टू मे, राइट द फॉर्मूलाज एंड द आंसर इन द रिस्पेक्टिव सेल। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने एक आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, इसके अंदर एक उन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर मंथ लिखे हैं अप्रैल में मार्च अप्रैल एंड मे और उसके बाद वीक्स हैं, क्योंकि हर मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं तो उन्होंने हर वीक का अलग अलग डेटा लिखा हुआ है कि आपके पास वीक 1 में मार्च में इतनी आपने बुक्स सेल की हैं, फिर वीक 2 में मार्च के ही 66 की हैं, वीक 3 में 33 की हैं और वीक 4 में 48 की हैं और इस तरह से बाकी दोनों मंथ का भी डेटा एंट्री किया। आपने करना ये है कि इसको ऐड करने के लिए यानी कि टोटल बुक्स फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर्मूला डेवलप करना है और उस फॉर्मूला को कहाँ पे लिखना है, टोटल के नीचे जो सेल्स गिवन है, ऑलराइट, वहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है और फिर आपने इनका आंसर भी बताना है। सो इसको एक हम जूम फॉर्म में एक बिगर स्प्रेडशीट पे यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से मैंने आपके लिए बनाई हुई है एक एक्टिविटी जिसमें सेम आपके पास वैल्यूज हैं, इसको हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मंथ गिवन है मार्च अप्रैल में और इसी तरह से वीक्स गिवन है और सेम वैल्यूज जो आपकी बुक में गिवन है वो यहाँ पे मैंने पुट की हुई हैं। सो आपने करना क्या है, जब आप मार्च के लिए वर्किंग कर रहे हैं, मार्च का आप टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आपके पास जो डेटा है वो किस किस सेल के अंदर गिवन है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मार्च का जो डेटा है वो वीक 1 का है हमारे पास D6 में, फिर है हमारे पास वीक 2 का E6 में, वीक 3 का है F6 में और वीक 4 का है हमारे पास G6 में और इसका आंसर हमने लिखना है H6 में। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमने इक्वल का साइन लगाना है, फिर उसके बाद हमने सेल के नंबर लिखने हैं और सेल के नंबर क्या क्या हैं, D6 प्लस E6 प्लस F6 प्लस G6। सो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, इक्वल का साइन देन D6 प्लस E6 प्लस F6 एंड प्लस G6। और इसको जब आप बेसिकली एंटर करते हैं तो आपके पास इस सेल के अंदर फॉर्मूला नहीं नज़र आता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका ये आंसर नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी का पार्ट है कि हमने यहीं पे फॉर्मूला भी लिखना है और यहीं पे उसका आंसर भी लिखना है, तो फॉर्मूला है आपका ये वाला पोर्शन और उसके बाद जो आपका आंसर है वो इस तरह से यहाँ पे 217 मैंने लिखा हुआ है, विच मीन्स कि 70 को 66 को 33 को 48 को प्लस करें तो 217 आता है। इस तरह से आप अप्रैल का और देन मई का कैलकुलेट करके इनके रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर लिख देंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, here we can insert graphs or charts in a worksheet to present numerical data in visual form। numerical का मतलब है numbers,
जो भी डेटा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में गिवन है उसको हम विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल फॉर्म क्या होती है, जिसको हम देख के ही हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी दोनों सेम है। सो ये होती है एक विजुअल फॉर्म। और विजुअल फॉर्म किस किस तरह से हमारे पास आ सकती है, ग्राफ्स की फॉर्म में और चार्ट्स की फॉर्म में। सो वेरियस टूल्स आर अवेलेबल इन द चार्ट ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। आपके पास यहाँ पे चार्ट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे होता है आपका होम के बिल्कुल साथ एक इंसर्ट टैब होता है। फिर उसके बाद यहाँ करके आपके पास आता है बार्स एंड चार्ट्स की ऑप्शन आती है। तो वहाँ से आप जो भी किसी भी तरह का आपको चार्ट चाहिए वो आप वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली अपने डेटा को सिलेक्ट करें और वहाँ से इंसर्ट चार्ट कर दें। So click on the top left corner cell and drag the mouse to include the entire range of the cell, which means कि आपने अगर A1 से लिखना स्टार्ट किया हुआ है तो A1 पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है और उसके बाद अपने पॉइंटर को अपने पूरे के पूरे डाटा तक ड्रैग करना है। अगर आपका डाटा लास्ट जा रहा है एज 18 तक भी जा रहा है तो आप A1 से एज 18 तक पूरा का पूरा उसको सिलेक्ट करेंगे पहले ड्रैग करके, और फिर देन क्लिक ऑन चार्ट टू व्यू द डिफरेंट ऑप्शंस। और उसके बाद आपने क्या करना है, चार्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के ऑप्शन में चार्ट पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे और उसमें से आपको जो चाहिए होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन मेक लाइन, कॉलम, पाई और बार चार्ट्स टू इलुस्ट्रेट आवर डेटा। इलुस्ट्रेट कहते हैं शो करना या दिखाना। हम किस किस तरह से इसको दिखा सकते हैं अपने डाटा को, लाइन की फॉर्म में। लाइंस होती हैं कुछ इस तरह से बनी होती हैं लाइंस कि आपका अगर रेंज इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है तो इस तरह से लाइंस की फॉर्म में आपके पास एक आ जाएगा चार्ट। एंड देन है कॉलम्स की फॉर्म में, जिस तरह से पहले हमने देखा था बार ग्राफ देखा था वो कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और इसके अलावा पाई जो होता है वो भी, और बार चार्ट भी। इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम अपना डेटा को शो कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। The following screenshot shows a column chart displaying marks of a group of the students in different subjects. आपके पास यहाँ पे अब इसी रीडिंग मटेरियल के नीचे एक स्क्रीनशॉट गिवन है जिसके ऊपर कॉलम चार्ट बनाया हुआ है और ये बेसिकली आपकी एक एक्टिविटी है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास A1 से लेके E11 तक डाटा गिवन है। उन्होंने किया क्या कि इसको इस सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये लोग गए इंसर्ट में और वहाँ से इन्होंने कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये सारा डाटा इनका ऑटोमेटिकली चार्ट की फॉर्म में आ गया। इसमें उन्होंने खुद कोई मेहनत नहीं की है इसको बनाने के लिए। सारा डाटा गिवन था, नाम भी गिवन थे, आपके पास हर सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन थे। आपने सिर्फ और सिर्फ करना ये है इस एक्टिविटी में कि आपने टोटल फाइंड करना है। द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट शोज अ कॉलम चार्ट डिस्प्लेइंग मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके पास मार्क्स गिवन है, आपने इनका टोटल यहाँ पे फाइंड करना है। टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपने इसमें बेसिकली बताना ये है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है। ये आपके पास इसी स्क्रीनशॉट के नीचे एक ब्लैंक दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक। सो हम सबसे पहले तो इसको टोटल को कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट आपके पास सेकंड वाले रो के अंदर अब्दुल्ला नाम लिखा हुआ है। अब्दुल्ला के इंग्लिश में 65 मार्क्स हैं, मैथ्स में 59 है और हिस्ट्री में 79। आपने इनको ऐड किया तो आपके पास टोटल क्या आ गया, 203। ऑलराइट, इसी तरह से आपने अली के कैलकुलेट किए, बुशरा के, और इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स के कैलकुलेट कर लिए। अब आपके पास यहाँ पे पता चल रहा है कि 292 सबसे जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसका मतलब है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो बुशरा की रही है जिसके 292 मार्क्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे अगर आप बार चार्ट में देखते हैं कॉलम चार्ट में, तो यहाँ पे भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो बुशरा है बच्ची, इसके जो मार्क्स हैं ये यहाँ पे इस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे एक और आके है सारा स्टूडेंट है जिसका एक सिर्फ लाइन जो है रेड वाली यानी कि मैथ्स वाली लाइन, उसमें मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बुशरा के तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आपको चार्ट से देख के भी इजीली पता चल गया कि सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स थे। ऑलराइट, सो इसकी एक्टिविटी का जो हमारे पास ब्लैंक दी हुई है उसमें इसका आंसर पुट which is given, use the above spreadsheet to find out which child's performance was best. So the best performer was Bushra with 292 marks. तो इसको इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देंगे।
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। यही आपकी रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है, आपकी एक्टिविटीज़ 2 हो गई हैं। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।